गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका कक्षा 10 सोशल साइंस के ज्योग्राफी पोर्शन का अध्याय 6 जिसका शीर्षक है विनिर्माण उद्योग। इसका एक लेक्चर हम ले चुके हैं, इसका एक वीडियो हम बना चुके हैं। जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लें। हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया हमारे पास तक भेजें। चलिए देख लेते हैं विनिर्माण उद्योग, यानी कि आज हम देखते हैं विनिर्माण उद्योग में पटसन उद्योग। पटसन उद्योग क्या है? पटसन उद्योग ये सबसे बड़ा उत्पादक बांग्लादेश के बाद दूसरा निर्यातक है। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? ये भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है और विश्व का भी सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी अधिक है कि उस उत्पादन का अधिकांश हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो हम उत्पादक तो सबसे बड़े हैं, लेकिन जब हम निर्यात करने जाते हैं तो निर्यात में बांग्लादेश हमसे आगे निकल जाता है और हम सेकेंड नंबर पर आ जाते हैं। निर्यात करने में हम दूसरे स्थान पर हैं। अब देख लीजिए कि इसके कारखाने कहां कहां लगे हुए हैं और किन जगहों पर इसको बनाया गया है। लगभग 70 उद्योग, कितने? 70 उद्योग हुगली नदी के तट पर। कहां पर? हुगली नदी के तट पर 98 किलोमीटर लंबे और 3 किलोमीटर चौड़ी एक मेखला है या एक गलियारा है या एक गली है, उसमें स्थापित किए गए हैं। क्यों स्थापित किए गए हैं? क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही रॉ मटेरियल होता है, पश्चिम बंगाल से ही इसको निर्यात किया जाता है, पश्चिम बंगाल में ही सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं और पश्चिम बंगाल में ही वो सारी स्थितियां अवेलेबल हैं जिसके लिए पटसन उद्योग वहां पर फल फूल रहा है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि पटसन उद्योग किस तरीके से देश के विकास में कार्य कर रहा है। देश के विकास में यानी कि 2.61 लाख श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है इस पटसन उद्योग में। कितना? 2.61 लाख श्रमिकों को यहां पर रोजगार मिला हुआ है। और क्योंकि ये रोजगार तो विनिर्माण उद्योग में मिला है, लेकिन एक उद्योग इससे लगा हुआ उद्योग कौन सा है? कृषि उद्योग। इसमें कृषि उद्योग में 40 लाख छोटे तथा सीमांत किसानों को भी रोजगार मिला है। क्योंकि पटसन क्या किया जाता है? पटसन के रेशे उगाए जाते हैं, उन पटसन के रेशों से फिर उत्पाद तैयार किया जाता है। तो इस उत्पादन में और इस कृषि में 40 लाख छोटे और सीमांत किसान लगे हुए हैं। तो 40 लाख के साथ कितनी बड़ी जनसंख्या, 40 लाख तो किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, उनका परिवार भी होगा। तो बहुत सारी स्थितियां इसमें होती हैं। बहुत समय तक ये चलता रहा। चलने के पश्चात इसको सही दिशा और नियोजन के आधार पर इस उद्योग को विकसित करने का कार्य किया गया 2005 में। कब? 2005 में, जब राष्ट्रीय पटसन नीति का निर्माण किया गया या राष्ट्रीय पटसन नीति को बनाया गया। इस नीति में क्या था? इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे उत्पादन बढ़ाना, गुणवत्ता में सुधार करना, किसानों को अच्छा मूल्य मिलना और पटसन के खरीदारों को अच्छा माल मिलना। अब आप देख लीजिए कि ये सारी चीजें हमें क्यों करनी पड़ी और कौन कौन से देशों को हम अपना पटसन के जो उत्पाद हैं उनका निर्यात करते हैं।
तो देख लेते हैं हम कि किन किन देशों को भारत पटसन के वस्तुओं का निर्यात करता है। उनमें से सबसे मुख्य है यूएसए या अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरे हैं अरब देश, चौथा है इंग्लैंड, पांचवा है ऑस्ट्रेलिया। इनके साथ भारत का पटसन निर्यात किया जाता है। तो पटसन उद्योग देखिए हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना रोजगार पैदा कर रहा है, और रोजगार के साथ साथ ये विदेशी मुद्रा भी हमारे यहाँ ला रहा है। तो पटसन उद्योग यहाँ हम लोगों ने देखा। चलिए पटसन उद्योग के बाद हम लोग चलते हैं चीनी उद्योग की तरफ। ये भी बहुत बड़ा उद्योग है, और चीनी आप जैसा कि जानते हैं खाने में अगर चीनी ना हो तो सारे स्वाद बेकार हो जाते हैं। मीठा तो बनता ही है, इसलिए मीठा कैसे बनता है इसको देख लेते हैं। चीनी उद्योग, चीनी उद्योग क्या है? भारत में चीनी उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान दूसरे नंबर पर है। कौन सा है? भारत विश्व में दूसरे नंबर पर चीनी का उत्पादन करता है, और इसी के दो अन्य उत्पाद भी होते हैं जिसे आप लोग जानते हैं, गुड़ और खंडसारी। गुड़ और खंडसारी। तो भारत चीनी उत्पादन में तो दूसरे नंबर पर है, लेकिन गुड़ तथा खंडसारी के उत्पादन में पहले नंबर पर है। प्रथम स्थान इसको प्राप्त हुआ है। अब देख लेते हैं कि कैसे इसका उत्पादन होता है। गन्ना यानी कि शुगर केन के माध्यम से इसका उत्पादन किया जाता है, और देश में लगभग 460 से अधिक चीनी मिल हैं। कितनी? 460 से अधिक चीनी मिल हैं। अब ये चीनी मिल कहां कहां है? जैसा कि आपको हमने पहले बताया था कि उद्योग वहीं पे लगाया जाता है जहां पर रॉ मटेरियल उपलब्ध होता है। तो जहां पर गन्ना उगाया जा रहा है, शुगर केन उगाई जा रही है, वहीं पर तो चीनी की मिलें स्थापित होंगी। तो इसको देख लेते हैं कि चीनी मिल कहां कहां पर है। उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में और मध्य प्रदेश में। यानी कि इतने सारे राज्यों में चीनी मिलें लगाई गई हैं, और शुगर केन से शुगर बनाई जाती है, गुड़ बनाया जाता है, खंडसारी बनाई जाती है, और इसको लगभग हम लोग स्वयं ही कंज्यूम भी कर लेते हैं। इतनी सारा जो है इसको स्वयं ही उपयोग भी कर लेते हैं। अब ये सारे उद्योग से हटकर हम लोग एक नए उद्योग की तरफ चलेंगे जिसको कहते हैं खनिज आधारित उद्योग। कौन सा? खनिज आधारित उद्योग। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है लौह एवं इस्पात उद्योग। जैसा आप जानते हैं कि लौह एवं इस्पात उद्योग क्या है? आधारभूत उद्योग है। आधारभूत उद्योग कौन सा होता है? जो सड़क बनाने में, पुल बनाने में, मकान बनाने में, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके निर्माण में वो सहायक होता है, जिसके बिना वो सारी चीजें नहीं बनाई जा सकती हैं। इसलिए इसको कहते हैं आधारभूत उद्योग। यानी कि आधारभूत संरचना के विकास के लिए ये उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीजों का प्रयोग होता है। लोहा तथा इस्पात बनाने में कौन कौन सी चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे पहले लौह अयस्क, सबसे पहले लौह अयस्क का प्रयोग करते हैं, फिर कोकिंग कोल का प्रयोग करते हैं, फिर चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। और किस किस अनुपात में करते हैं ये देख लीजिए। लौह अयस्क 4 अनुपात में लेते हैं, कोकिंग कोल 2 अनुपात में लेते हैं, और चूना पत्थर 1 अनुपात में लेते हैं। यानी कि यदि हमको 4 टन लौह अयस्क लेना है तो 2 टन कोकिंग कोल लेना पड़ेगा और 1 टन चूना पत्थर लेना पड़ेगा। तब
इस इस्पात को या इस लोहे को हम बनाकर तैयार कर पाते हैं। हाँ, इसमें एक चीज और भी प्रयोग की जाती है कि इस्पात को कठोर करने के लिए, इस्पात अभी तो कठोर था ही, लेकिन इसको और भी कठोर करने के लिए, इसको कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की भी आवश्यकता होती है, इसमें मैग्नीज भी मिलाया जाता है। तो आपने समझ लीजिए यह कौन कौन सा है, लौह अयस्क, कोकिंग कोल, चूना पत्थर और मैग्नीज मिलाकर हम इन उत्पादों को बनाते हैं। अब देख लेते हैं कि भारत में 328 लाख टन का विनिर्माण करता है, यानी भारत क्या करता है, 328 लाख टन का विनिर्माण करता है और विश्व में भारत 9वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 9वें स्थान पर है। भारत से ऊपर 8 देश और हैं जो इसका हमसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। भारत में स्पंज लौह का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत क्या है, स्पंज लौह, मतलब लौह की एक अलग प्रजाति या एक अलग तरीका जिसको हम कहते हैं स्पंज लौह। स्पंज लौह के क्षेत्र में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। अब देख लेते हैं कि 2004 में भारत इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक था। ठीक है, भारत इस्पात का सबसे बड़ा निर्यातक था और इसकी कुल हिस्सेदारी कितनी थी, 2.22%। कितनी, 2। संपूर्ण जो हमारा निर्यात है उस निर्यात में जो हिस्सेदारी थी वो थी 2.22%। ठीक है, ये आपने समझ लिया लोहा एवं इस्पात उद्योग। चलिए अब अगले उद्योग की तरफ चलते हैं और देखते हैं एल्यूमिनियम प्रगलन, यानी कि एल्यूमिनियम हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं और एल्यूमिनियम का क्या उपयोग होता है, देख लेते हैं। ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है, यानी कि एल्यूमिनियम लोहे के पश्चात दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग है खनिज आधारित उद्योगों में से। यह हल्का होता है, जंग रोधी होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है तथा लचीला होता है। कैसा होता है, यह हल्का होता है, जंग रोधी होता है, यानी इसमें जंग नहीं लगती है, वहां लोहे में जंग लग जाती है। ऊष्मा का सुचालक होता है, मतलब ऊष्मा आसानी से यहां वहां जाती है, और ये लचीला भी होता है, लोहे के तरीके से कठोर नहीं होता है, तो ये लचीला भी होता है। अब इसमें इस्पात, तांबा, जस्ता तथा सीसा क्या करते हैं, इस्पात, तांबा, जस्ता तथा सीसा मिलाकर इसको प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। और देश में लगभग 8 संयंत्र हैं, एल्यूमिनियम प्रगलन के 8 संयंत्र हैं जो उड़ीसा में बाल्को और नाल्को के नाम से जाने जाते हैं, पश्चिम बंगाल में, केरल में, यूपी में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में स्थित हैं। और भारत में 2004 में 6000 लाख टन से अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन किया गया था। क्योंकि आंकड़े थोड़ा पुराने हैं, लेकिन इन आंकड़ों से आपको ये पता चलता रहेगा कि हमारे देश के उद्योगों की क्या स्थिति है और इसमें हम किन आधारों पर इनको प्रयोग करते हैं और कैसे इसका निर्यात करते हैं, किन किन चीजों का निर्यात करते हैं, किन चीजों का हम आयात करते हैं। चलिए यहां पर खनिज आधारित उद्योग यहीं तक। अब चलते हैं सीधा रसायन उद्योग में। रसायन उद्योग क्या है, ऐसे उद्योग जिनमें हम रासायनिक खाद, रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए माल तैयार करना, ये सारी चीजें करते हैं, इनको हम कहते हैं रासायनिक उद्योग। इनका भारत की जीडीपी में 3% का योगदान है। रसायन उद्योग का
भारत की जीडीपी में 3% का योगदान है और यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा उद्योग है। यानी भारत में जो ये उद्योग लगाया गया है यह एशिया का तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है भारत में। यानी कि एशिया में 2 देश और ऐसे हैं जो भारत से आगे हैं। तथा विश्व में अगर हम देखें तो भारत 12वें स्थान पे आता है। यानी कि भारत से पहले 11 देश और भी हैं जो भारत से ज्यादा रासायनिक उद्योग में प्रगति किए हुए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अकार्बनिक रसायन में सल्फ्यूरिक अम्ल। अब जो अकार्बनिक रसायन हम लोग बनाते हैं वो क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इसका हम लोग प्रयोग क्या करते हैं, कैसे इसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग उर्वरक में होता है, कृत्रिम वस्त्र में होता है, प्लास्टिक में होता है, गोंद में होता है, रंग रोगन में होता है और डाई में होता है। समझ गए ना? सल्फ्यूरिक अम्ल का जो प्रयोग है ये उर्वरक में होता है, कृत्रिम वस्त्रों में होता है, प्लास्टिक में होता है, गोंद में होता है, रंग रोगन में होता है और डाई में होता है। दूसरा आता है नाइट्रिक अम्ल, क्षार या सोडा एस। क्या? सोडा एस। इसका प्रयोग कहां कहां पे होता है? इसका प्रयोग होता है कांच में, साबुन में, शोधक के रूप में और अपमार्जक कागज के रूप में। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अकार्बनिक रसायन। पहला हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा है नाइट्रिक अम्ल, क्षार तथा सोडा एस कहां कहां प्रयोग करते हैं। अब हम आते हैं सीधा कार्बनिक रसायन पर। कार्बनिक रसायन क्या हुआ? पेट्रो रसायन। कार्बनिक रसायन क्या हुआ? पेट्रो रसायन। पेट्रो रसायन का प्रयोग हम क्या करते हैं? कृत्रिम वस्त्र में करते हैं, कृत्रिम रबड़ के लिए करते हैं, प्लास्टिक के लिए करते हैं, रंजक पदार्थ में करते हैं और दवाई बनाने में करते हैं। इन सारी जगहों पर कार्बनिक रसायन जिसको पेट्रो रसायन भी कहते हैं, इसका प्रयोग हम करते हैं। ये सारी चीजें देखने के पश्चात अब हम सीधे चलते हैं उर्वरक उद्योग पे। अभी हमने रसायन उद्योग समझा, रसायन का प्रयोग कहां कहां होता है ये हमने समझ लिया। अब चलते हैं सीधा उर्वरक उद्योग की तरफ। उर्वरक उद्योग में कौन कौन से उर्वरक होते हैं और उनमें क्या क्या चीजें लगती हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। कि उर्वरक में नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया, यानी कि यूरिया का प्रयोग किसान बहुत करते हैं, जिसमें क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन अभी यूरिया की नीम कोडिंग प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने नीम कोडिंग प्रारंभ करवाई, जिससे कि यूरिया जो बने उसकी खपत कहां हो? किसानों के लिए हो। ऐसा ना हो कि फैक्ट्रियों में रसायन के रूप में उसका प्रयोग कर लिया जाए। किसानों को कम दामों में खाद उपलब्ध कराई जाती है और कई बार ऐसा होता है कि पेपर में न्यूज छपती है कि किसानों को यूरिया नहीं मिल रही है, जिसमें लाठीचार्ज हो गया, पुलिस को लगाना पड़ा। ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। लेकिन जब से यूरिया की नीम कोडिंग कराई गई है तब से ऐसी न्यूज बहुत कम सुनने को मिलती हैं। अब उस यूरिया का प्रयोग फैक्ट्रियों में नहीं हो पाता है, उसका प्रयोग खाद के रूप में ही होता है। वो तभी घुलती है जब जमीन के अंदर जाती है, बगैर जमीन के अंदर जाए वो घुलती ही नहीं है। दूसरा प्रकार का जो उर्वरक है उसको कहते हैं फास्फेट उर्वरक। फास्फेट उर्वरक क्या हुआ? जिसको कहते हैं DAP, आप लोगों ने नाम सुना होगा। नाइट्रोजनी उर्वरक यूरिया और फास्फोरक यूरिया, फास्फोरक खाद DAP और अमोनिया फास्फेट तथा मिश्रित उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश शामिल है। यानी कि जो मिश्रित उर्वरक हैं उनमें नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश को मिलाया जाता है। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पोटाश हमारे यहाँ नहीं पाया जाता है या हम इसका उत्पादन नहीं करते हैं, बहुत कम मात्रा में होता है तो इसका उत्पादन हम नहीं करते हैं।
पोटास का हम पूरी तरीके से आयात पर निर्भर हैं। हम विदेशों से पोटास का आयात करते हैं और लगभग जितनी हमारी आवश्यकता है उसका लगभग 99% आयात ही कर लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी। अब हम लोग देख लेते हैं कि देश में इस खाद निर्माण के या उर्वरक निर्माण के 57 कारखाने कार्य कर रहे हैं। कितने? 57 इकाइयां कार्य कर रही हैं। इन 57 इकाइयों में 29 इकाइयों में यूरिया का निर्माण हो रहा है। 29 इकाइयों में क्या हो रहा है? यूरिया का निर्माण हो रहा है। और 9 में उप उत्पाद बनाए जा रहे हैं, यानी कि खाद बनाए जाने के 9 कारखाने ऐसे हैं जिनमें उप उत्पाद बनाए जा रहे हैं। अब आप देख लीजिए ये कौन कौन से राज्यों में स्थित हैं। ये गुजरात में, तमिलनाडु में, यूपी में, पंजाब में, कहां? गुजरात में, तमिलनाडु में, यूपी में, पंजाब में तथा केरल में संपूर्ण जितनी खाद है उसका 50% इन राज्यों से आ जाता है। और 50% जो अन्न है वो कहां से मिलता है हमें? आंध्र प्रदेश से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल से, राजस्थान से, बिहार से, गोवा से और दिल्ली से इसको हम प्राप्त करते हैं। तो यहां आप समझ लीजिए कि कौन कौन सी जो खाद है उसमें क्या क्या पाया जाता है और कैसे इस खाद का प्रयोग किया जाता है, क्या नीम कोडिंग है, ये सारी चीजें हमने आपको विस्तार से समझा दी। अब हम लोग सीधा चलते हैं मोटर गाड़ी उद्योग पे। किस पे? मोटर गाड़ी उद्योग। युवाओं की चाहत, युवाओं की सबसे बड़ी चाहत होती है कि वो या तो 2 व्हीलर खरीद लें, 2 व्हीलर पे अगर चल रहे हैं तो 4 व्हीलर खरीद लें, 4 व्हीलर पे अगर चल रहे हैं तो लग्जरी 4 व्हीलर खरीद लें। ये हमेशा युवाओं की चाहत रहती है। चलिए आइए उसी उद्योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि जो मोटर गाड़ी उद्योग है इसमें पिछले 15 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेशी कंपनियों ने भारत में आके एफडीआई के माध्यम से बहुत सारी इकाइयां लगा दी हैं और अपना जो उत्पादन है वो भारत में प्रारंभ कर दिया है। पहले हमें कोई विदेशी कार चाहिए होती थी तो हमें विदेश से आयात करनी पड़ती थी, मंगाना पड़ता था, पहले वहां खरीदना पड़ता था, फिर उसको लाना पड़ता था, यहाँ पे आके आयात शुल्क देना पड़ता था। तो वो गाड़ी तो बहुत महंगी पड़ती थी और दूसरा इतनी कठिनाइयों से बचने के लिए लोग बहुत ज्यादा उसका प्रयोग भी नहीं करते थे। लेकिन आज की स्थिति क्या है? बहुत सारी इकाइयां भारत में ही लग गई हैं। तो जैसे भारत की अन्य कारें मिलती हैं वैसे ही वो विदेशी कारें भी मिलने लगी हैं। अब चाहे आप फॉक्सवैगन की कार ले लीजिए या अन्य किसी ब्रांड की कार ले लीजिए, मर्सिडीज की कार ले लीजिए, आपको यहाँ आसानी से उपलब्ध हैं। आपके अड़ोस पड़ोस के नगर में निश्चित तौर से वो उपलब्ध होती हैं। तो इसलिए भारत में पिछले 15 सालों में बहुत सारा बदलाव हुआ है। ये बदलाव क्या हुआ है? इनमें 15 इकाइयां ऐसी हैं जो यात्री कार का निर्माण करती हैं। कितनी? 15 इकाइयां ऐसी हैं जो यात्री कार का निर्माण करती हैं, 9 इकाइयां व्यापारिक वाहन का निर्माण करती हैं और 14 इकाइयां ऐसी हैं जो 2 पहिया और 3 पहिया वाहन का निर्माण करती हैं। अब ये देख लेते हैं कि ये निर्माण कहां कहां होता है, किस किस राज्य में होता है और कहां पर इसको हम प्राप्त करते हैं। ये दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई में, पुणे में, चेन्नई में, कलकत्ता में, लखनऊ में, इंदौर में, हैदराबाद में, जमशेदपुर में एफडीआई के माध्यम से इनका उत्पादन हो रहा है, इनको बनाया जा रहा है। ये बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कहीं पर 2 पहिया, कहीं पर 3 पहिया, कहीं पर 4 पहिया, कहीं पर 6 पहिया और कहीं पर 18 पहिया वाहनों का निर्माण हो रहा है। चलिए आज इसको यहां ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, सीधा चलते हैं सीमेंट उद्योग की तरफ। सीमेंट उद्योग क्या है? ये भी आधारभूत संरचना का उद्योग है और इसको बगैर सीमेंट के आप सोचिए आज की जिंदगी ही नहीं चल सकती बगैर सीमेंट उद्योग के। तो सीमेंट उद्योग किस तरीके से चलता है और क्या इसका योगदान है, इसको हम लोग देख लेते हैं
कि सीमेंट जो बनता है वो चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम की इसमें आवश्यकता होती है। क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिनियम और जिप्सम। इसमें रॉ मटेरियल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। अब क्या करते हैं, इसके लिए दूसरी आवश्यकता होती है कि इसमें रेल परिवहन, मतलब जहां पर इकाइयां लगाई जाएंगी वहां से रेल परिवहन होना आवश्यक है, क्योंकि सारे देश में इसको भेजा जाना है, विदेश में भी अगर भेजना है तो उसके लिए भी रेल परिवहन होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? रेल परिवहन होना चाहिए। और वहां पर क्या होना चाहिए? कोयला होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? विद्युत ऊर्जा होनी चाहिए। ये सारी चीजें जिन जिन राज्यों में पाई जाती हैं उन राज्यों में ये सीमेंट के कारखानों की स्थापना की गई है। अब देख लेते हैं, सबसे पहला जो सीमेंट का उद्योग था ये 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। कहां लगाया गया था? चेन्नई में लगाया गया था 1904 में, यानी कि ब्रिटिश काल में। हम लोग स्वतंत्र कब हुए? 1947 में। तो 1947 से पहले ही 1904 में यह उद्योग लगा दिया गया था। देश में अब 128 बड़े संयंत्र हैं। सीमेंट बनाने के क्या हैं? 128 बड़े संयंत्र हैं और 332 छोटे संयंत्र हैं, यानी कि 332 छोटे सीमेंटों के संयंत्र हैं, यानी सीमेंट बनाने के छोटे संयंत्र 332 हैं। अब देख लीजिए कि इसकी गुणवत्ता में सुधार के कारण, इसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी होती है भारत के सीमेंट की। तो भारत के सीमेंट की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण भारत की घरेलू मांग को यह पूरा करता है। भारत में विदेश से कहीं सीमेंट नहीं मंगाया जाता है, भारत में जो उत्पादन होता है उसी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाड़ियों में अभी हम कह रहे थे कि हम विदेशी गाड़ियों का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो भारत की गाड़ियों की टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं विदेशी गाड़ियों से थोड़ा कम हो जाती है, इसलिए लोग विदेशी गाड़ी प्रयोग करने लगते हैं। लेकिन सीमेंट के क्षेत्र में गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि हम लोग अपने ही सीमेंट को कंज्यूम करते हैं, और जब घरेलू मांग से वो बच जाता है तब ये कहां जाता है? ये पूर्वी एशिया में जाता है, मध्य पूर्व में जाता है, ये अफ्रीका में जाता है, और ये दक्षिण एशिया के देशों में इसका निर्यात भी किया जाता है। यानी कि हम अपनी घरेलू मांग का प्रयोग करने के पश्चात इसका निर्यात भी करते हैं। निर्यात के क्षेत्र भी हमने आपको बता दिए। तो सीमेंट उद्योग भी आधारभूत संरचना वाले उद्योगों में ही आता है। आज हम लोगों ने विनिर्माण उद्योगों के कुछ उद्योगों को पढ़ा, उनको जाना, उनकी स्थितियां समझी। आज का टॉपिक हम यहीं तक रखते हैं। इसका अगला भाग हम कल आपके सामने लेके आएंगे। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट सूचना, जिन छात्रों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि हमें और इसमें क्या सुधार करना चाहिए और आपको इसकी क्या आवश्यकता है। धन्यवाद।